के तीनों मैचेस पे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच सुपर ओवर ने फैसला किया, बल्कि दूसरे सुपर ओवर ने किया। दोनों टीमें 187 रन बना के बराबरी पर थी। इस पे डिटेल में हम बात करेंगे। दूसरा मैच जो खेला गया वो था ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच, जो कि एक तरह से वन साइडेड ही रहा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए स्टोइनिस के 45 की मदद से 182 बनाया और फिर 115 पे उन्होंने फिनिश किया आयरलैंड की इनिंग्स को, और ये मैच बड़े आराम से, बड़े मार्जिन से 67 रन से जीत लिया। और ये तीसरा और आखिरी मैच जो से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, वेस्ट इंडीज ने शानदार परफॉर्मेंस दी, 196 का टोटल दिया और रदरफोर्ड की इसमें शानदार 76 नॉट आउट थे सिर्फ 42 गेंदों पे। ये की इनिंग्स थी रदरफोर्ड की, जिसने हेल्प किया इनको इतने बड़े स्कोर पे लाने पे। और दूसरी तरफ जो है इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद ने शानदार बॉलिंग की, 2 विकेट्स हासिल की, सिर्फ 16 रन देके। बाकी सारे बॉलर्स को काफ़ी रन्स पड़े थे। जवाब में इंग्लैंड का स्टार्ट अच्छा हुआ था और चेज में थे, लेकिन उसके बाद गुरकेश मोती की 3 for 33 और चेज के 2 for 29 ने वेस्ट के मैच जितवा दिया 30 रन से। हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन है। 3 मैचेस आज हुए, 5वां दिन ICC T20 वर्ल्ड कप का, और आहिस्ता आहिस्ता और टेबल शेप होता जा रहा है। हम स्टार्ट करेंगे दिन के आगाज से, और पहला मैच जो खेला गया था वो बड़ा ही शानदार मैच हुआ। इसकी बहुत सारी बात हुई थी, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट रीसेंट गेम से। आई थिंक सना मीर ने पहले सुबह बात की थी कि उनका दिल कहता है कि शायद वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत जाए। पता नहीं यकीन कितना था कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के कपड़े ही छोड़ दिए। बट वेलकम करना चाहूँगा हमारे सारे गेस्ट को, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज़, सना मीर और उमर गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, भरोसे की और बिलीफ की जो सकलैन भाई कहते हैं उसकी इंतहा है कि आपने कलर ही छोड़ दिया उस टीम का जिस पे आपने कहा था जीतेगा। कलर से क्या होता है, दिल तो मेरा उनके साथ था ना, जीत गए वो लोग। आई थिंक जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ की पहला मैच उनको देखा, जिस स्पिरिट से उन्होंने खेला, बड़े अरसे बाद वो पुरानी वेस्ट इंडीज़ वाली झलक नज़र आई है। और डैरन सैमी के आने से डेफिनेटली ऐसा लगता है टीम जेल कर रही है। तो ये मुझे उसमें भी नज़र आया। लेकिन दूसरा जो कंसर्न सबसे बड़ा था वो इंग्लैंड का कंसर्न है। इंग्लैंड की अगर आप पिछले काफ़ी अरसे से देखें तो नेपाल के अगेंस्ट भी ऑलमोस्ट 200 रन चेज करवा दिए इन्होंने, और आज भी काफ़ी रन कर। तो उनकी बॉलिंग ऐसी लग रही है जो बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर रही है। इंग्लैंड की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो एक ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी थी सकलैन का, ये ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में भी यही था। ये नहीं था कि इतने मार्जिन से वो हराएंगे, बट क्रेडिट टू वेस्ट इंडीज़ खासतौर पे। आई थिंक जिस तरह शर्फिन रदरफोर्ड की बात करें, रॉस्टन चेज की बॉलिंग की बात करें और कप्तानी की भी बात करें, रोमारियो शेपर्ड ने एक ही इंपॉर्टेंट विकेट ली, फिल सॉल्ट की एक ही ओवर कराया, उसके बाद उनको बॉलिंग नहीं दी, लेकिन हमने बाकी बॉलर्स को यूज़ किया। तो एक ऐसी टीम लगती है, जेल टीम लगती है, सबको अपना रोल पता है और एंजॉय करते हुए क्रिकेट खेलते हुए नज़र आए। तो बड़ा मज़ा आया मैच देखने का। दुनिया क्रिकेट में 2 टीमें ऐसी हैं जिनको कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल। उनका जब दिन होता है तो वो दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखते, और उसमें से एक है पाकिस्तान और एक है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के बारे में भी यही, और हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है कि T20 फॉर्मेट इनको सूट भी करता है और इनके प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं, इनको मज़ा आता है ये फॉर्मेट खेल के। आज शायद वही दिन था जिसमें सिंगल हैंडली रदरफोर्ड ने एक ऐसा नॉक खेला, 42 गेंदों पे 76 बना दिए, बॉलिंग भी ज़बरदस्त हुई। ऐसा लग रहा था कि ये वो साइड है जिसको हराना बहुत मुश्किल होगा किसी भी मैच में। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जिस तरीके से इन्होंने आगाज़ तो खैर उतना सॉलिड नहीं था, बट जिस तरीके से उन्होंने पिकअप किया और मोमेंटम को लेके चलते चले गए। और जब आप इंजॉय करते हैं, जो आप समझते हैं कि यार ये गेम जो है मैं बड़े दिल से खेलता हूँ, जब शॉर्टर वर्जन आते हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। आप चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल देखेंगे आप, चाहे वो ड्रेसिंग रूम में होंगे चाहे ग्राउंड के अंदर होंगे। तो आई थिंक बड़े बबली थे, बड़े पॉजिटिव थे, पॉजिटिव एनर्जी जो थी, वाइब जो थी अंदर नज़र आ रही थी। इंग्लैंड का जो है ना, मेरा ख्याल है जब से एशेज़ हुई है ना, इनका स्पोर्ट स्टाफ का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें चली कि भाई ये जो वर्ल्ड कप है इनके स्पोर्ट स्टाफ की आगे क्या उनका जो है ना लाएमल होगा, वो डिफ़ाइन करेंगे कि ये रखना है, छोड़ना है, किसी और को लेके आना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो इनके साथ एपिसोड हुआ है एशेज़ वाला, आई थिंक वो अभी भी स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर नज़र आया। ब्रेंडन मैकलम मुझे नज़र आया बाद में, एंड आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम कि वो जिस तरीके से आ रहा था और उनके स्पोर्ट्स स्टाफ जिस तरह आ रहे थे। और दूसरी साइड पे अगर वेस्ट इंडियन को देखें, जिस तरीके से उनके अंदर एनर्जी थी, डैरन सैमी और उसकी सारी टीम, आई थिंक फैबुलस इन्होंने क्रिकेट खेली, बड़ा इन्जॉय किया है इनको देख के आज। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को भी आप देखें तो ऐसा लगता है कि पावर हिटिंग उनकी ब्लड लाइन में, उनकी बॉडी का शेप, उनकी बिल्ड बिल्कुल अलग है। आप पिछले लॉट को ले लीजिए, पोलार्ड हैं या
डिफरेंट प्लेयर्स हैं। अब इनके पास हेटमायर हैं, आज रदरफोर्ड ने जैसा नॉक खेला, 7 छक्के और 2 चौके लगे अपने 76 रन में, जो कि 42 गेंदों पे। तो हफीज़ जब ऐसी बैटिंग कर सके कोई एक प्लेयर मिडिल ऑर्डर में, तो वो ऑब्वियसली किसी हद तक ऑपोजिशन से गेम छीन के ले जाता है। जितनी भी दुनिया में खेल रही हैं वो अपने नंबर 4 नंबर 5 पे बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर रखते हैं, क्योंकि वो उस पूरे मैच का मोमेंटम बदल के रख देते हैं। येस यू नीड गुड ओपनर्स, येस यू नीड लो मिडिल ऑर्डर जो आपको फिनिश करके दे दे इफ़ रिक्वायर्ड, लेकिन आपका 4 और 5 एक ऐसा प्लेयर होता है जिसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो T20 के अंदर गेम को बदल के रख दे। तो आज की जो इनिंग्स है रदरफोर्ड की, वो उसी को मौका करती है। एक तो उनका टैलेंट, उनकी कंसिस्टेंसी, और जो एक आई वो जो एक वैनम था ना, जो मिसिंग पार्ट था, स्पार्क जिसकी जो खूबसूरती है वो हम सब देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको हमने वो सब कुछ करते हुए देखा है जो क्रिकेट के फैंस को कनेक्ट करता है, लेकिन समहाउ वो फीस खत्म थी। और इनके वो वर्ल्ड कप से बाहर होना, कुछ इनके पॉलिटिकल इश्यूज थे, ब्रिंग बैक डैरन सेमीन एंड देन ऑल द प्लेयर्स प्ले फॉर अ कॉज इज वंडरफुल टू वॉच। और साथ ही साथ क्रिकेट से सबसे ज़्यादा सिमिलर गेम है बेसबॉल, और क्योंकि यूएस काफ़ी करीब है इनके वेस्ट इंडीज़ के, इनके सारे बैटर्स बेसबॉल के कोचेस को बुलाते हैं बैट स्विंग के लिए। इनके हाई बैक लिफ्ट होते हैं, पावर, अपर बॉडी सब नज़र आ रहा होता है जितने मैंने पहले भी, इनकी क्लीन हिट्स होती हैं, दे वेरी गुड। आज इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करते हैं। इंग्लैंड की बैटिंग की बहुत बात होती है, फायर पावर है और काफ़ी डेप्थ है इनकी बैटिंग में। इनकी बॉलिंग जो है, नाम काफ़ी बड़े बड़े हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, सैम करन है, लेकिन लग रहा है कि जोफ्रा आर्चर जैसे फॉर एग्जांपल इनकी पेस ही इनका दुश्मन बनी हुई है। आज इनको 48 रन पड़े 4 ओवर्स में। आई थिंक सिवाय आदिल रशीद के जिन्होंने 16 रन दिए 4 ओवर में, 2 विकेट्स ली, बाकी सभी रन पे गए। आई थिंक आर्चर को लास्ट मैच में भी रन्स पड़े थे। आपसे कह रहे कि समटाइम आपका जो पेस है वो भी आपका दुश्मन बन जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही कि आपको फ़ायदा भी देता है, क्योंकि आपका जो पेस है वो थ्रेड बन जाता है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, वेरी डिसिप्लिन। आई थिंक इन्हें थोड़ी सी इनडिसिप्लिन है। सेकेंडली जो पिच है वो अकॉर्डिंग टू द पिच बॉल नहीं कर रहे, क्योंकि जो इंडिया के पिचेज़ है और श्रीलंका के पिचेज़ में इसमें डिफरेंस है। इंडिया बैटिंग जो पिचेज़ है वो मोस्टली बैटिंग पिचेज़ है, वहाँ पे बॉल स्किड होके आता है। वहाँ पे आपको बड़े डिसिप्लिन होगा, आपकी जो लेंथ है वो बड़ा ज़बरदस्त, उसको आपने जज करना है। 5 to 6 मीटर का लेंथ है, वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है तो बेस्ट ये है कि पेस के साथ आप बैट्समैन को क्रैम्प करें, उसके वेस्ट हाइट पे बॉल करें। इस तरह आपने कहा कि एक बॉलर हमें आज नज़र आया, आदिल रशीद, जो अपनी वेरिएशन को बड़ा ज़बरदस्त यूज़ कर रहा था, पेस को बड़ा ज़बरदस्त वेरी कर रहा था। इंग्लैंड के इस बॉलिंग अटैक में पेस तो इनके पास है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग पार्ट है जो इनके लिए पास्ट में रोल प्ले कर रहा था, क्रिस जॉर्डन। वो उसका बड़ा ज़बरदस्त पार्ट था। इनिशियली जब उसको ज़रूरत पड़ती थी पावर प्ले में एक आधा ओवर कर रहा था, फिर मिडल में और डेथ के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेथ के ओवर है, क्योंकि जो पहला पावर प्ले है और जो लास्ट के 4-5 ओवर है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर प्ले आपके लिए एक टोन सेट करता है, लेकिन जब आप मैच जीते हो तो लास्ट 3-4 ओवर पे आप मैच जीते हो। तो ये इनका पावर प्ले भी अच्छा नहीं जा रहा, डेथ के ओवर भी अच्छे नहीं जा रहे, जो कि आई थिंक ये स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली जो लास्ट ओवर है पेसर उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। और क्रिस जॉर्डन बड़े डिसेप्टिव भी थे, उनकी पेस अच्छी खासी थी, इतना दिखता नहीं था, यॉर्कर्स उनके बड़े एक्यूरेट थे। अगर हम बात करें ओवरऑल, हमने देखा है कि फास्ट बॉलर्स का ज़्यादा बोलबाला रहा है, लेकिन वानखेड़े में आज स्पिनर्स सना ज़्यादा चले हैं। दोनों साइड्स पे आप देख लें, आदिल रशीद ने 2 विकेट्स ली और इकोनॉमिकल थे। जो आई थिंक क्लेवर चीज़ नज़र आई वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ने धावा बोल दिया था, लेकिन जल्दी पेस ऑफ कर दिया उन्होंने, और मोती और चेज के साथ 5 विकेट्स हासिल किए। आई थिंक दे डिड नॉट अलाउ देम टू यूज़ द पेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। बिल्कुल, हम पिछले अगर वेस्ट इंडीज़ का मैच हो हम बात कर रहे थे, अकील हुसैन का नए बॉल से इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है, वो आज इन्होंने किया, और उसकी वजह से ऑब्वियसली मिडल ओवर्स में इनको एक और बॉल रेट बढ़ता जा रहा था। इतना अच्छा टोटल एक आपने पोस्ट कर दिया था, और शुरू में दोनों तरफ से उतना तेज़ स्टार्ट नहीं था। फिल सॉल्ट ने अच्छा किया, बट जॉस बटलर थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुए, बाद में उन्होंने उसको कवर कर लिया था, लेकिन उसकी वजह से टाइम मिला इनके बॉलर्स को आराम से अपने आप को लेंथ सेट करने का भी। और जैसे हफीज़ भाई ने बात की कि जो फील्डिंग में एक एनर्जी नज़र आ रही थी, उससे ऑटोमेटिकली बैटर्स पे बहुत प्रेशर आता है। सिंगल्स आप रोक रहे हैं, अच्छे कैचेस पकड़ रहे हैं, एक लाइवली एटमॉस्फेयर है अंदर फील्ड में। तो आई थिंक एवरीथिंग दे डिड राइट टुडे वेस्ट इंडीज़।
बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और एक फिनिशिंग टच चाहिए होता है आपको हर टीम में। बीच में रदरफोर्ड ने अच्छे खासे रन्स बना दिए, आखिर में जेसन होल्डर ने 33 मैच 17 गेंदों पे, तो वो फिनिशिंग जो 196 पे उनको लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट वेल यू फिनिश वेल। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2 और मैचेस हुए, ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड, और एक बड़ा ही शानदार मैच। पहली बार वर्ल्ड कप के अंदर 2 सुपर ओवर हुए और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ। विल टॉक ऑल अबाउट दैट। अभी ब्रेक, कीप वाचिंग गेम ऑन। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। थोड़ी सी बात और करते हैं इस मैच की जो कि था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। वेस्ट इंडीज ने मैच 30 रन से जीता। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में, क्योंकि इनके पास इस फॉर्मेट में इतनी फायर पावर है कि शायद ही किसी टीम के पास हो। इनकी बैटिंग चलती चली जाती है, लेकिन है कि वो इसको इतना बैक करते हैं इस बेसबॉल को, चाहे जीत आ रही हो या हार, कि आई थिंक उनका फॉर्मूला ही एक है कि मार 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 या फिर हार हार हार। जिस तरह से इन्होंने ऑर्डर को या इनके जो सिलेक्शन को देखें, ऑन पेपर तो आप कहेंगे कि इनको कोई छू ही नहीं सकता, लेकिन इनकी बैटिंग ऑर्डर में कहीं कोई ठाव नहीं दिख रहा है जिसको आप कहेंगे ऐसा बंदा जो मिडिल ओवर्स में बॉल को पुश अराउंड कर कोई मारे और आके बल्ला घुमाए। नहीं वो ठीक है, लेकिन एट सर्टेन स्टेज आपको कंडीशन, और ठीक है ये 1 2 3 सीरीज या 2-4 मैचेस में चल जाएगा। इवन तो अब खुद बेसबॉल को उन्होंने कहा जी ये ऑस्ट्रेलिया में ये बेसबॉल वाली जो माइंडसेट था वो वन डायमेंशनल, क्रिकेट सी थोड़ी है, क्योंकि इसमें वेदर चेंज हो जाना है, पिच चेंज हो जानी है, सिचुएशन चेंज हो जानी है, कंडीशन चेंज होनी है, फॉर्मेट चेंज होना है। इतनी जब चेंज चीज़ें चल रही होंगी आप वन डायमेंशनल नहीं जा सकते, एक ही सोच के साथ नहीं जा सकते हैं। आपको इस क्रिकेट के अंदर जहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं टैक्टिक्स की या टेक्निक की, वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अडेप्टिंग, एडजस्टिंग, कॉपिंग और अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड कंडीशंस। ये सारी 4-5 चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। They are not adapting well, they are not adjusting well, coping well, they are not understanding the situation at the moment. वो अपना चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। अभी तो बॉल भी जो कह दिया, अभी जो इनके एक्स जो क्रिकेटर थे उन्होंने बातें कर दी कि ये बेसबॉल वगैरह जो है हमें जेफरी बाइकॉट नाराज़ हुआ, होता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा वेरिएबल बाउंस, वेरिएबल टर्न, सिचुएशन कंडीशन चेंज, और आप एक ही डायमेंशन में चले जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट लाइफ। 15 मैच हो गए हैं, क्या आप इनको टॉप 4 में देखते हैं? यार वैसे पोटेंशियल तो इनके अंदर है, बट इनको इन पोटेंशियल इनके अंदर है, बट इनको थोड़ा सा अडेप्ट करना चाहिए, थोड़ा कोप करना चाहिए, थोड़ा सा स्टाइल को चेंज करने में ईगो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं ना तो आपके साथ एक ईगो लग जाती है और आप फिर उसी ईगो के ऊपर गलतियां कर रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं इनके ग्रुप पे कि अभी करंट इनकी सिचुएशन क्या है। ये ग्रुप सी की हम बात कर रहे हैं और इसमें वेस्ट इंडीज इस वक्त टॉप कर रहा है। स्कॉटलैंड भी परेशान कर सकता है। इस हार के बाद इंग्लैंड को आए गई मुश्किलात। नेपाल से ऑलरेडी खेल चुके हैं और बड़ा क्लोज मैच था, ऑलमोस्ट नेपाल इनके हाथों से छीन के ले गया था। तो इन्होंने ऑब्वियसली स्कॉटलैंड के साथ जो है ये असल सना इनका मुकाबला होगा, जहाँ पे ये फैसला करेगा आया सुपर 8 में जा पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल, आई थिंक ये ग्रुप बहुत ओपन है, बिकॉज नेपाल जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है उनके पास भी अभी 3 मैच और पड़े हैं, और वेस्ट इंडीज़ का भी हमें कोई पता नहीं है, अभी तो वो 2 में से 2 जीत गए। वहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, और आई थिंक सबसे अच्छा रिजल्ट ये स्कॉटलैंड के लिए है डेफिनेटली। वो ये चाहेंगे कि मतलब इस बड़ी जीत के बाद अब वो अपना चांस ज़रूर देखेंगे बाकी टीम्स के अगेंस्ट। तो आई थिंक ये ग्रुप तो बहुत ओपन हो गया है। सबसे टफ ग्रुप ऑब्वियसली जो साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान वाला ग्रुप था, न्यूजीलैंड वाला, बट इस ग्रुप में अभी सबके पास चांस है, इसमें से कोई भी आउट नहीं हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग। और जो सबसे इसका इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है वो वेस्ट इंडीज़ और नेपाल का, क्योंकि रिसेंटली जो सीरीज़ हुई है उसमें नेपाल ने वेस्ट इंडीज़ को हराया। ओके, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस है जो नेपाल के पास है। आफ्टर प्लेइंग अ वेरी गुड गेम, ठीक है वो नहीं जीत सके, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था वो बहुत शानदार था। और एक ऐसी टीम से खेलने जाएंगे वो मैच जिसको वो जीत के अपने आप को होप दे सकते हैं कि वी कैन स्टिल अलाइव। एक नज़र इनकी वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पर डालते हैं। अगर इस फॉर्मेट को हम देखें, आज बड़े अच्छे यॉर्कर्स कराए थे शेफर्ड ने, कामयाब हुए। क्या वजह है उमर के हम चेंज अप्स की बात करते हैं, चेंज ऑफ पेस की बात करते हैं, कटर्स की बात होती है, लेकिन यॉर्कर जो एक वेपन था फास्टर बॉलर का, स्पेशली डेथ ओवर्स में, वो अब इतना इस्तेमाल नहीं करते वर्ल्ड क्रिकेट में बॉलर्स इस फॉर्मेट में। मेरे ख्याल से इस चीज़ को काफ़ी अरसे से हम मिस कर रहे हैं, बल्कि इस फॉर्मेट में तीनों फॉर्मेट में साथ नहीं जा सकते। आपके पास 2-3 प्लान होनी चाहिए, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंथ, कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। वहाँ पे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर यॉर्कर इसमें एक तो आपके अगर एक्यूरेट
एग्जीक्यूशन अच्छा हो जाता है तो आप रन्स निकालते हैं, आपके लिए सामने फील्डर है, सामने हिट मुश्किल बनिस्बत आपके स्क्वायर ऑफ द विकेट जाते हो। प्लस आप अपने आप को एक चांस देते हो कि अगर बैट्समैन मिस कर रहे तो स्टिल आप चांस है कि आप उसको आउट कर सकते हैं। और जिस तरह हमने स्टार्ट के मैचेस में बात की है कि जब तक आप आउट नहीं करोगे आप मैचेस नहीं जीत सकते। आज भी वही हुआ, इंग्लैंड के इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग होने के बावजूद भी उन्होंने चेज इसलिए नहीं किया कि उनको ब्रेक थ्रू मिलते रहे वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को। तो यही है कि आपके यॉर्कर इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि जिधर बैट्समैन ने मिस किया आप विकेट को ग्रैब कर सकते क्या हैं। ये वजह हो सकती है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में या T20s में, क्योंकि अब इतने वेरिएशन आ गए, शॉट्स में भी स्कूप्स होते सब कुछ होता है, कि बॉलर शायद ये सोचता है कि ज़रा सी लेंथ चूकी तो या तो लो फुल टॉस बन जाएगा या गेंद हो जाएगा। देखिए अगेन वही आपकी प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए कितने करते हो। मैंने तो हमेशा इस चीज़ पे बिलीव था कि नेट में भी इवन अभी जो मैं जब कोचिंग की तरफ आया हूँ हमेशा से यंगस्टर कोशिश करते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ से पहले वो नेट में क्या करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं या स्लो रन पे करते हैं। हमेशा मैं उनकी ये कहता हूँ कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर कमांड आप हासिल करो, उसको ज़्यादा रिपीट करो अगेन एंड अगेन, ताकि वो ड्यूरिंग द मैच आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको कमांड हो, आप आके बन के भी वो चीज़ करो। तो आई थिंक मेरा भी यही था कि मुझे अपने स्ट्रेंथ का पता था कि ये बॉल है, ये मेरा स्टॉक बॉल है और इसी पे मुझे कामयाबी मिलती है। तो आई थिंक यॉर्कर जो जिस तरह आप अगेन एंड अगेन बात करें ये वन ऑफ द बेस्ट बॉल है और इसी से आपके सर्वाइव है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि जिस तरह आज का जो वहाँ पे स्लो रन इतना वो ग्रिप के नहीं आता। मे बी श्रीलंका आप चले जाओ, कोलंबो वगैरह आप कहते हो, प्रेमदासा पे वहाँ पे जो आज ऑस्ट्रेलियन ने बॉलिंग की वहाँ पे बॉल ग्रिप कर रहा था, लेकिन कंडीशन को अगेन जो सेकी भाई कह रहे थे कि आप वन डायमेंशन गेम नहीं कर सकते, चाहे आप बैटर हो या बॉलर हो, वन डायमेंशन बॉलिंग नहीं कर सकते, प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। तो इसके लिए आप अगर जहाँ पे बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, स्लो वेरिएशन नहीं हो रहे, तो इट्स बेटर का उपयोग। मैं गुल से एक सवाल करना चाहता हूँ छोटा सा, कि जो शमार जोसेफ है मुझे उसका रिदम बहुत अच्छा, आपने भी उनको देखा होगा, कौन सी ऐसी चीज़ की स्पेशल लगी आपको जो आप बताएं हमें या व्यूवर्स को, कि क्योंकि मुझे ये लगा कि उन्होंने यॉर्कर मारे, उन्होंने लेंथ अच्छी हिट की, ही वाज बॉलिंग विद अ गुड पेस, तो मुझे उनकी रिदमिक मोमेंट और उसका था बड़ा अच्छा लगा। देखिए दो चीज़ें, एक तो आपकी फिटनेस ऑब्वियसली वो अगर आपको देखें तो हमें मज़ा आता है, जिस तरह मस्कुलर है, जिस तरह वो स्लिम है माशाल्लाह, जिस तरह वो दौड़ है। एक तो आपकी फिटनेस हो गई, सेकेंडली आपकी क्लैरिटी कि आपके जहन में जब आप जाते हो कि आपके डाउट्स नहीं होने चाहिए। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए और आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, मैं ये डिलीवरी करके ये यॉर्कर करने जा रहा हूँ या बाउंसर करने जा रहा हूँ, आपकी क्लैरिटी हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जो बात की ना, जो रिदम, तो रिदम का मतलब क्या हो, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं ना कि हमारे पाकिस्तान टीम में भी जो बॉलर्स फॉर्म में या रिदम में आप उनको खिलाएं, क्योंकि रिदम मीन्स ये है कि जो आप सोचते हो बॉडी उसको वो करता है, वो आई थिंक उसका रिदम अच्छा है जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी है। एक ऐसी चीज़ अपनी नॉलेज के लिए कि जैसे शमार जोसेफ है, टॉप हैवी हैं, आपने बोला बिल्ट अच्छी है, ऐसे बॉलर के लिए ज़्यादा लोड यॉर्कर पे होगा या बाउंसर पे? आई थिंक उसको ज़्यादा उसको एडवांटेज है, लास्ट में उसने 5 पे आउट किया, इवन आज भी एक आउट किया है, उसकी हाइट की वजह से और उसके विद इन 10 मारे टुवर्ड्स द बॉडी चीज़ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो आई थिंक इट्स बेटर आप स्ट्रेंथ पे रहो और उसकी जो वेरिएशन स्लो रन वो बड़ा अच्छा करता है उसके साथ। सकलैन आपने काम किया है इनके साथ, इनका अब जैसे कहते हैं ना माइंड सेट ही अलग है, दे मोर रिलैक्स्ड सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप। और एक वाक़या आपको बता दो, मैं टीम के साथ था तो सुबह उठ के नाश्ते के लिए जा रहा था होटल के रूम से, कॉरिडोर से सामने से क्रिस गेल आ रहे थे, तो मैंने बोला कमाल है आज इतनी जल्दी उठ गए, कह रहे नहीं मैं अभी वापस आ रहा हूँ। तो इनका माइंडसेट आप बताएं किस तरह से, कि कहते हैं ना किसी की एक रूटीन होती है, किसी का एक स्टाइल होता है, आप उसको चेंज नहीं करते, आप कहते हैं अगर इसी जोन में अगर वो काम करके दे रहा है तो अब यू हैप्पी विद इट, बट हाउ आर दे इन द ड्रेसिंग रूम एंड व्हाट इज देयर अप्रोच? आपने न्यूजीलैंड का बताया था, इनका क्या फॉर्मूला है? ये बहुत लाउड होते हैं, जैसे ग्राउंड में नजर आते हैं वो प्लेयर हैं जो बाहर बैठे हुए, इवन स्पोर्ट स्टाफ भी, वो भी बहुत लाउड होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। इनके लिए समझ लें कि T20 कार्निवल है, वो बहुत इंजॉय करे होंगे। इन्होंने रात को भी जाना है, चश्मे लगाने हैं, म्यूज़िक सुनते हुए जाएंगे, वापस आएंगे इसी तरह जो आपने कहा। तो आई थिंक ये फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं रिगार्डलेस कि किसके साथ मैच हो रहा है, इसीलिए अनप्रडिक्टेबल इनको कहा तो जाता है, बट ये किसी को भी पकड़ सकते हैं और ऑन द डे ये भी बहुत ज़्यादा है। और अगर इनका मूड ख़राब है तो आप समझें कि अब इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर हो जाएगी। तो
कोचेस जितने भी आते हैं वो इनके मूड का ख्याल रखने के लिए मूड का आते ख्याल हैं, रखते हैं। रादर देन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्निक की बातें कर रहे हो। तो डैरन सैमी जो है वो भी बहुत इंटेलिजेंट किस्म का बंदा है और उसको पता है कि इनका मूड क्या है और उनके मूड को बहुत कंट्रोल करता है। उस दिन हफीज़ ने बात की थी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, शायद कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड नेशंस हैं मिला के वेस्ट इंडीज, बट जब ये एक ड्रेसिंग रूम में होता है दे आर वन, और इज इट ऑलवेज लाइक आई एम ट्रिनिडाद एंड आई एम। मैंने इसलिए बताया ना कि ये जो है इनकी बहुत खासियत है, क्योंकि मैं जब वहाँ पे था, हाँ जी, हर छोटे छोटे जो भी आइलैंड, डैरन सैमी वहाँ से। हाँ, तो डैरन सैमी को लेके इसलिए है कि क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है और वो मैच साथ वो मुझे याद पड़ता है जब ये कैप्टन भी था एक मैच में इसने एक दूसरे आयरलैंड के वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन। हाँ जी, उससे पहले जो वर्ल्ड कप था उसमें मैं इनके साथ था, जो बांग्लादेश में हुआ 14 वाला, उसमें मैं इनके साथ था। ये नया नया कैप्टन इनको बनाया गया, तो मैच खैर 12 हम जीत गए। तो वो सारे कोचेस के पास जाके पूछता था कि मेरी कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि इस सिचुएशन में तुमने फलाने बॉलर को, गालबन रसल आर्नल्ड आया हुआ था, आंद्रे रसल, हाँ, वो नया नई टीम के अंदर आया था, तो इसने उसको ओवर दे दिया। हालांकि ये उस वक्त बेस्ट ऑलराउंडर में आता था, बॉलिंग अच्छी करता था। तो जब इसने उसको ओवर दे दिया तो उस ओवर में थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ, हम लोग जीत गए। तो इस मेरे से पूछा, ये देखो सारा स्कोर कार्ड मेरे से, तो मैंने कहा यहाँ तुम समझते हो कि कहीं तुमने ओवर में किसी को गलत दे दिया है? तो करते करते कहने लगा ये वाला मुझे लगता है। तो मैंने कहा क्यों दिया? कहते मुझे ऐसा कि मुझे इस बच्चे को चांस देना चाहिए और मैं अपने करीब कर लेता। मैंने कहा मैच में ऐसी चीज़ नहीं कर सकते आप, मैच में आपको बेस्ट ऑप्शन है उसी के पास जानी थी। कहते नहीं, वो टीम हमारी अच्छी पोजीशन में थी, तो मैंने कहा मैं इसको अभी चेक कर लूँ। तो उधर से अंदाज़ा लगा। फिर बाद में उसने कहा कि बच्चा अभी आया है नया, तो मैं चाह रहा हूँ जेल हो जाए। और इसने जो ओवर दिया उसके जाके 10 में ठीक कर रहा था, उसने 10 में टाइट किए, जाके उससे बात की, उसने ओवर में थोड़ी सी पिटाई लग गई, मोमेंटम शिफ्ट हुआ। बट क्योंकि इसकी सोच अच्छी थी, इंटेंशन अच्छी थी, जिसकी वजह से टीम जो है वो मैच भी जीती। तो बहुत अच्छा खिलाड़ियों को लेके चलता है। चलिए, ये बात हुई वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मैच की, एंड कांग्रेचुलेशंस टू वेस्ट इंडीज, 30 रन से ये मैच उन्होंने जीता। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड की। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, एंड डोंट फॉरगेट डबल अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच, दैट विल बी समथिंग टू टॉक अबाउट। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। काफी डिटेल में डिस्कशन हुई इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मैच की। अब चलते हैं आज के उस मैच पे जो कि खेला गया प्रेमदासा कॉम्बो। ये जगह है जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी होना है। दोनों टीमें पहली बार खेल रही होंगी इस T20 वर्ल्ड कप में उस ग्राउंड पे। 67 रन के मार्जिन से ये मैच जीता, बड़ा मार्जिन है, और ऑस्ट्रेलिया से आप एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आयरलैंड के खिलाफ वो ऐसी ही परफॉर्मेंस दें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ नहीं है। सुबह हमने डिस्कस किया, पैट कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, आज उनके रेगुलर कैप्टन मिच मार्श भी नहीं थे, तो ट्रेविस हेड ने कप्तानी की। इस पे हल्की सी एक क्विक नज़र अगर हम डालेंगे, परफॉर्मेंस तो सही रही सना, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि फुल स्ट्रेंथ नहीं है। जिक्र हुआ था 3-0 पाकिस्तान से T20 हारे लाहौर में, कहा कि फुल साइड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इट प्लेज इन द बैक ऑफ द माइंड ऑफ एवरी टीम, चाहे आप जितने भी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और केपेबल हो, आगे जाके मुकाबला और ज़्यादा सख्त होगा। ये आज की मैच समरी है। हाउ डू यू एक्चुअली सी देम प्रोग्रेसिंग इन द टूर्नामेंट विद दिस अवेलेबिलिटी? ये अफगानिस्तान का मैच, और आज ने प्रूव कर दिया कि वो अच्छा नहीं, डबल सुपर ओवर हुआ और एंड में साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गया। कुछ गलतियां नजर आई, अफगानिस्तान शायद बेहतर कर सकता था एक सर्टेन स्टेज ऑफ द मैच पे, लेकिन बहुत ही शानदार मैच हुआ। आई थिंक पहली बार ही है ICC T20 वर्ल्ड कप में कि 2 सुपर ओवर हुए हो और इस तरह का मुकाबला हुआ हो। इस मैच को जब देखते हैं, मैं उमर गुल से स्टार्ट करता हूँ। उमर, आज बॉलर होना बड़ा टफ था। लुंगी इंगीडी ने भी यही कहा, फिर उसके बाद आपने देखा कि फारूकी ने भी बॉलिंग की। वेरी टफ टू बी अ बॉलर इन दीज सिचुएशन, स्पेशली T20 में जहाँ पे 20 रन 23 रन एक ओवर बन रहे हैं और ऐसे से कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल टफ था बॉलर्स के लिए, और स्पेशली विकेट आप इससे अंदाज़ा लगाए कि 2 पावर प्ले के बावजूद भी पहले इनिंग्स में जितना रन हुआ, फिर 2 आपके सारे परफॉर्म नहीं करते, 1-2 प्लेयर परफॉर्म करते हैं या 1-2 अच्छे ओवर आपके मैच को पलटा सकते हैं। तो आई थिंक आज के मैच में जो पूरे मैच हो रहा था उसमें जो बैटिंग की है, फिर बाद में जिस तरह उमर ज़ैन ने पावर प्ले की है, तो I'm sure हम चेज भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपने स्किल्स को बैक करना है। और वेदरवाइज काफी टैक्सिंग तरह की वो बैटिंग कर सकते हैं।
जिस तरह की वो बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहले सुपर ओवर के बाद आप सेम बॉलर को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते रूल्स के मुताबिक, एटलीस्ट बैटर जो आउट हो बैटर चुका को भी जो आउट हो चुका है वो यूज़ नहीं कर सकते। उससे तौर पर आया कि चलो पहला करो कि दूसरे विद योर विशंस, मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि वो लेफ्टी से बॉल बाहर नहीं निकाल सकते, वो लेफ्टी को भी पकड़ सकते थे और राइटी को भी पकड़। हैरत तो वो भी हुई थी जब महाराज को इतना बड़ा गैम्बल था, उन्होंने ओवर दिया था क्योंकि उनके पास लुंगी इंगीडी के बाद क्योंकि ओवर नहीं कर सकते थे से। मैं ये बता दूं आपको, मैं एक छोटी सी, हमारा प्रोग्राम सिर्फ हम ही नहीं बोलते, पूरी दुनिया देखती है, ठीक है, तो लकी कमेटी वहां पे भी लेकिन यहाँ पे ये जो नबी आया है ये लकी कमेटी के थ्रू है। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मैं समझ ही नहीं पाया इस बात को कि आपका रहमान गुरबानी आपके पास बैठे हैं और उमर ज़ई भी हैं। उमर ज़ई पिछली जो इनिंग्स थी जिसमें सुपर ओवर उसमें शानदार 16 रन या कितने रन उन्होंने किए, आप कैसे हुआ कि दिमाग में ये सोच रही कि जिस बंदे ने पिछले मैच में कुछ नहीं किया, में कुछ नहीं किया, इसमें उसका कोई ऐसा कैप्टन आप स्टेप करना चाहिए था। मेरे ख्याल से वहाँ जब आपको पता चल भी गया कि अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने पहले जो 4 ओवर में उसको रन पड़े थे उसको विकेट लिया, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, वो शेकी था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कैप्टन का बनता है और T20 के टॉप बॉलर में, वर्ल्ड के टॉप बॉलर में, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई बैटिंग में, तो उन्होंने जो भी किया, लेकिन जो दूसरा सुपर ओवर था वहाँ पे राशिद को खुद बॉल करना चाहिए, उनको एज ए कैप्टन एज ए सीनियर प्लेयर खुद आना चाहिए था। तो रिलक्टेंस नजर आई स्पिन को, आपका क्या टेक है महाराज को जब उन्होंने ओवर दिया? थिंक कॉन्फिडेंस रबादा पे नहीं था, नो बॉल्स भी हो रही थी, यानसन भी मौजूद थे, लेकिन को देना 3 छक्के तो पड़ गए थे, निकल गए, लेकिन डिड यू फील जब ओवर हुआ नहीं था और जब बॉल दी गई? इधर भी लकी कमेटी है, लगती ऐसी है मुझे, टेंशन मौजूद हो जो बात आपने की है उसकी मौजूदगी में स्पिनर को ओवर दे देना मुझे भी थोड़ा हैरानगी हुई टैक्टिक्स पर। देखिए, अगर आपने किसी भी स्पिनर को 20वां ओवर कभी नहीं करवाया ना, सिचुएशन में नहीं लेके जा सकते। अगर आपने इसकी प्रेपरेशन की हुई तो आप लेके जाएं। अगर उन्होंने लकी कमेटी की है तो फिर तो लकी कमेटी फिर एक दूसरी चीज होती है कि अगर टर्न नजर आ रहा हो ना हमें कि यार यहाँ पे स्क्वायर टर्नर आना चलो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे तो हमने इस पूरे मैच में जो भी था उसको मार ही पड़ी है। 4 ओवरों में 27 रन दिए, थोड़ा ठीक था ये। वैसे तो ये इनका बड़ा शातिर किस्म का बॉलर है, इसको कंट्रोल अच्छा है, क्योंकि ये जिसकी वजह से मशहूर है, टेस्ट क्रिकेट में बड़ा कंट्रोल के साथ बॉलिंग करता है, वनडे का बड़ा अच्छा बॉलर है, T20 में भी अपना काम कर जाता है। बट अगेन अगर इसने 20वां ओवर नहीं किया और टर्निंग नहीं है तो मेरा ख्याल है ये लकी कमेटी है। सकी भाई मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है सोशल मीडिया पे, इसने खुद डिमांड किया है कोच के पास जाके कि मुझे कराने दे। अच्छा जी, बट आई थिंक अगर देखें अगर उसने खुद डिमांड किया, चले अच्छी बात है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, मैं ये समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में आप जो मेन स्ट्राइकर हैं, मेन बॉलर हैं, उनको करना चाहिए था कि मैं आता हूँ, वसीम भाई हैं फर्स्ट ईयर सपोज, वकार भाई हैं, ऐसी सिचुएशन में वो तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने जाने दें। आप एज बॉलिंग कोच देते ओवर? मैं बिल्कुल मैं तो अपने जेन्युइन पैसर के साथ जाता, क्योंकि स्पिनर या तो ये कि क्वालिटी स्पिनर हो, या जिस तरह हफीज़ ने कहा कि अगर टर्न होना हो, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टर्न होना तो आप स्पिनर पे चांस ले सकते हैं। अदरवाइज मैं तो अपने प्रीमियम बॉलर को देता है, क्योंकि एटलीस्ट बॉल पुराने हैं, वही बॉल रिपीट हो रहे थे, तो एटलीस्ट आपके पास जेन्युइन एक रिवर्स स्विंग का चांस है। स्पिनर को एनी टाइम, जिस तरह गुरबाज 2 बॉल गुरबाज ने स्पिनर पे आप एनी टाइम आपको जो भी उनका डिमांड था, या लेकिन कैप्टन को और कोच को ये डिसीजन लेना चाहिए था कि अपने प्रीमियम बॉलर से कराए। और बैट्समैन भी जो है जब वो देखता है कि प्रीमियम बॉलर नहीं आ रहा, दूसरा आ रहा, तो उसका माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है। और इसी तरह राशिद तो T20 में नंबर 1 रहा है, उसको तो इस तरह की चीज़ आनी नहीं चाहिए थी, उसको खुद आ जाना चाहिए था। हमने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसे किया था, बाबर ने 100 किए थे और उस पर सुपर ओवर में बैटिंग ही नहीं की, ऐसा हुआ। तो बस वो हर जगह होता होगा। एक क्विक आंसर आपसे लेता हूँ, ऐसी जीत डबल सुपर ओवर है, ऐसी हार आपको स्काई रॉकेट करती कॉन्फिडेंस को या बहुत हेवीली डेंट करती है? आपके ख्याल में अफगानिस्तान के इस वक्त मेंटल स्टेटस एज अ टीम क्या होगा? इतनी मेहनत के बाद भी आपको 2 पॉइंट नहीं मिले। देखिए, अफगानिस्तान ऑब्वियसली उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड भी अपना 2 पॉइंट्स उनके पास, साउथ अफ्रीका के पास भी पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट्स आ गए। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि इस रेस में मजीद रह सकते हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होगी।
दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप तो उन्होंने उठा ली ट्रॉफी, बट लिमिटेड ओवर्स की ट्रॉफी अभी उनके लिए उठानी बाकी है, और जो टैग उन पे चोकर्स का लगा हुआ है वो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है उनसे गलतियाँ हुई हैं, बट दे वर एबल टू कम बैक, फील्डिंग के थ्रू भी वो वापस आए गेम में, बॉलिंग के थ्रू भी वापस आए, बैटिंग के थ्रू भी वापस आए। ये आई थिंक इन द लॉन्गर रन साउथ अफ्रीका को फ़ायदा दे सकता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे ब्रेक के बाद, जैसे गुरबाज ने आज शानदार बैटिंग की, एक्चुअल जो 20 ओवर्स का जो मैच था। और ये भी बता दें कि अफगानिस्तान बाहर नहीं है, चांस है उनके पास से टीम को वापस उठाएं और ग्राउंड में लेके आएँ तो अपने बाकी बचे दोनों मैचेस जीतें। बहुत सारी बातें करेंगे, देखते रहिए गेम ऑन है। मैच की जो पूरे ओवर में गया और साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की जो मैच था, और बड़ा ही शानदार मैच हुआ। और अब कुछ चीज़ें हमने ऐसी डिस्कस की, क्या बेहतर हो सकती थी, क्या नबी की जगह कोई और बैटिंग कर सकता था, क्या महाराज की जगह कोई और बॉलिंग कर सकता था, लेकिन सुपर ओवर तक मैच गया। कुछ छोटी मोटी बेसिक्स होती हैं जो आप कभी देखते हैं तो कहते हैं शायद यहाँ बेहतरी आ सकती थी। ये अक्सर ये गेम अवेयरनेस और आपकी जो एफर्ट है ना, वो इतनी सी एफर्ट आपको मैच का रिजल्ट बदल देती है। तो ये वो एफर्ट है कि एज ए टेल एंडर सिर्फ आपका काम बॉलिंग करना नहीं है, आपका काम फील्डिंग करना भी है। आपकी जब बैटिंग आएगी तो आप एक पूरी विकेट है, एक पूरी आपकी इनिंग्स है जिस पे हम डिपेंड करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अवेयरनेस की बात है जो बहुत, ये सिर्फ फारूकी से नहीं हुआ होगा, हमारे यहाँ पे भी ऐसे बड़े जो है ना डायमंड छुपे हुए हैं, जो जब वो अंदर जाते हैं तो उनको ये समझ नहीं आती कि आपकी एक छोटी सी एफर्ट अगर हमें मैच जितवा सकती है तो वो उसको आप क्यों नहीं कर रहे। और जो अभी आपने बात की कि उसको नज़र आ रहा था कि ये मैच का रिजल्ट इस पर बदल सकता है, तो ऑल ही हैज टू जस्ट डाइव द बॉल। और दूसरी चीज वो नॉन स्ट्राइकर हैं, वो तो पहले ही निकल गए होंगे, आप डाइव करें और अपनी इनिंग्स बचा लें और वो रन आपका पूरा हो जाए। 2 रन चाहिए जी, आप कुछ कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये ठीक है वो तेज़ नहीं दौड़ा, उसने डाइव नहीं की। इसमें एक और भी टेक्निकल एक और चीज़ है, वो जब दौड़ा है ना, घूमा है, हम फिर से देख सकते हैं उसके आप बल्ला देके कौन से हाथ में था। ये हमें जब पहली दफ़ा हम अंडर 19 अकेडमी में हम बताया कि जिस तरह बॉलर ना आपने रनिंग बिटवीन द करना, तो आपका फिर ना जो टेक्निकली जो एक है, तो मैं भी ये पहुंच जाता। हाँ ये भी है, डाइव मारनी चाहिए थी। और आपको पता है कि 2 ही रन चाहिए, तो नॉन स्ट्राइकर ऑलरेडी ऑन द मूव होता है। ये भी था कि अभी एक 2 बॉल्स बाकी भी थे, तो टाई तो हो ही जाना था आपका अगर आप ये रन ना भी लेते। तो आई थिंक वो भी अवेयरनेस का एक प्रॉब्लम था कि भी काफी वाइड था। हाँ जी, तो ये ऑब्वियसली टेल एंडर्स में जाके ये थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं। आपकी तरफ भी कुछ सिलसिले ऐसे रहे हैं? बहुत रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। यानी कुछ नहीं खराब है, सारे नहीं चलना। बिल्कुल भी नहीं, कुछ हमारे बहुत से हमारे अगेंस्ट गए हैं और एक हमारे फेवर में गया था। हमने इंग्लैंड को आज तक एक ही T20 का मैच हराया, और वो तस्वीर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी वक्त, क्योंकि वीडियोस तो नहीं है हमारे पास उस मैच की, वो लिटरली वो बेरेस्ट ऑफ मार्जिन होते हैं ना, उसका ऐसा बस क्रीज के ऊपर बैट है, और हमने वो बतूल हमारी कीपर ने उसकी बेल्स ऑफ की थी। द ओनली T20 वी वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड। तो वही बात होती है कि छोटा सा जो डिफरेंस होता है वो जीत और हार के दरमियान। इसमें रिजवान की जो हैबिट्स हैं, वो जब भी जाते हैं ऐसी सिचुएशन में वो बिल्कुल ही सुपर डाइव मारते हैं, सुपरमैन वाली डाइव। वो तो हाँ, वो आपको करनी चाहिए। अगर वो उस तरह की डाइव कर रहे हैं और बैट भी आपके सही हाथ में, लेफ्ट में नहीं है, सर राइट वाले में है, और आप इस तरह डाइव कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ही मिड में भी पहुंच जाता है। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने, जैसे आज सना ने सुबह बोला था कि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, नई प्लेयर्स को भी लेके आए हैं, और अच्छा मिक्स एंड मैच है। और जो क्विंटन डिकॉक की रिसेंटली वापसी हुई है इनकी टीम में, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उसका नतीजा ये, आज की जो पार्टनरशिप थी डिकॉक और रिकल्टन के बीच में, उसने पूरा प्लेटफॉर्म फाउंडेशन सेट किया साउथ अफ्रीका के रन्स का। उन्होंने जो इनिंग्स खेली दोनों ने मिलके, उसमें नज़र आया ऑफ कोर्स कैलिबर एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस, एंड एट द सेम टाइम जो एक वांट होती है कि वी नीड टू गेट अ बिगर स्कोर, क्योंकि अफगानिस्तान ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट में बहुत ख़तरनाक टीम है। तो ये पार्टनरशिप थी इन दोनों की, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट थी। कोई इतनी ख़तरनाक वाली नहीं थी जो गुरबाज ने खेली, बट इट वॉज 59 ऑफ 41 डिकॉक और 61 ऑफ 28 उनका जो था एक एंड से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो पहले इनिंग्स खेलने में जो क्विंटन डिकॉक और रिकल्टन का जो कंट्रोल था, और जो उसके साथ रिक्वायरमेंट ही यही है, टीम स्पोर्ट का मकसद ही यही है कि जब एक प्लेयर आपका शायद स्ट्रगल कर रहा है या उससे उस तरह की शॉट नहीं लग रही, तो अगर आपसे लग रही है आप उसी को मज़ीद और आगे बढ़ा दो। ये वेट ना करो कि मैं थोड़ा सा सेफ खेल लूँ। तो आई थिंक यही अप्रोच है, और एज अ टीम आई थिंक दोनों टीम्स बहुत ज़बरदस्त लड़ी है। मज़ा इस बात का आया इस मैच में कि हर प्लेयर ने इस मैच में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश की है। सिर्फ जीतने के लिए जा रहे थे दोनों टीम्स के प्लेयर्स, और आई थिंक उस वजह से इस मैच का जो लेवल था वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। ये नहीं सोचा कि वो क्या कर रहा है, उससे गलती हो गई या मेरे से गलती हो गई, बस सिर्फ जीतने के लिए मैच खेला जा रहा था।
तो उसको देखने का भी बहुत अच्छा, मजा है। मैं आप लोगों का टेक लेना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया कि अगर एक प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है तो दूसरा मार रहा है, उसको शायद कवर भी कर रहा है। डेलिबरेट रिटायरमेंट जैसे हमने बिग बैश में देखा, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, कल्चर्स डिफरेंट है। क्या ये होना चाहिए एज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कि अगर कोई बैटर दिख रहा है कि स्ट्रगल कर रहा है तो कोच या कप्तान उसको वापस बुला ले, बिकॉज़ आगे इट्स द जाके रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम? डेफिनेटली आगे जाके ये चीज़ भी होंगी। जैसे लेफ्टी राइटी हम कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं नंबर, इसी तरह ये भी होगा कि बुला लिया जाएगा। डेफिनेटली इसके आपको favor में नजर है आप। आएगा और होगा ऐसे ही, ऐसे ही है। How about you दूसरा guys? आई थिंक होना चाहिए। हाँ, why अगर not? अगर फॉर एनी रीजन अगर कोई फंसा हुआ है और उससे शॉट नहीं लग रही, होते हैं कई ऐसी स्क्रैची इनिंग्स कि आपको एज ए बैट्समैन आपकी टाइमिंग नहीं मिल रही होती, तो बजाय इसके, क्योंकि ये लिमिटेड बॉल का खेल है, 120 बॉल ही हैं जो आपको मिलने हैं। अगर कोई नो कर दे या कोई वाइड कर दे, एक्स्ट्रा बॉल्स आपको मिल जाएं, तो अगर 120 बॉल में अगर आपका कोई बैट्समैन 15, 20, 25 बॉलों को ऐसे खेल दे कि वो टीम की पूरी पोजीशन को बदल दे, तो उससे बेहतर है कि उसको बाहर बुला के उस प्लेयर को भेज दिया जाए जो शायद उसमें जाके ज़्यादा बेहतर खेल। इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी, इसमें माइंडसेट्स को बहुत क्लैरिटी के साथ चेंज करना पड़ेगा प्लेयर्स को, कि अगर आपको बुला लिया जाए डिसरिगार्डिंग योर स्टेटस एज अ प्लेयर, क्योंकि इंटरनेशनल में नहीं हो रहा, लीग्स में तो हो रहा है ये। देखिए टीम प्लानिंग होती है, बिल्कुल आपके जो रिक्वायरमेंट है अंदर टाइम के जो आपसे डिमांड कर रहे हैं, या मे भी जिस तरह के बाबर का भी इंसिडेंट हुआ था, वो भी प्री प्लान हुआ था कि वो लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं लिया था, क्योंकि जो नेक्स्ट ओवर था वो पावर प्ले का था, उसमें आपके 2 फील्डर बाहर रहने थे, तो ऑब्वियसली इसमें आपकी गेम अवेयरनेस भी आती है, आपकी प्लानिंग भी होती है, और आई थिंक इट्स अ गेम, टीम गेम, आप ये प्लानिंग कर सकते हो। मैं इसको देखें, जब टेस्ट मैचेस में होता है बाज़ को ऐसा भी होता है, दोनों बैट्समैन आपस में बात कर रहे हो तो वो कहते हैं यार तुम इसको ज़रा थोड़ी देर देखो, मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं, तो वो बाज़ को टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होता था। जैसे हम नाइट वॉचमैन भेज देते हैं और मेन बैट्समैन जो है वो रह जाता है, तो ये टेस्ट मैच के टैक्टिक्स होते थे। आई थिंक सून आप देखेंगे T20 के अंदर भी ऐसी चीज़ें होंगी। इसमें एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप ऐसे प्लेयर को बुलाते हो ना, तो आप अंपायर को इन्फॉर्म करते हो। उसके 2 रीज़न है, एक तो ये है कि अगर नेक्स्ट उसकी ज़रूरत पड़ती भी है ना, जब आप अंपायर को इन्फॉर्म करते हो फॉर सम रीज़न मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, या मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं ना, तो वो आउट डिक्लेयर नहीं होता। और प्लस आपके जो इवन जो हमारे फर्स्ट क्लास के मैच में इस तरह हुआ था कि हमने एक प्लेयर को वो उसने 100 किया है और दूसरे प्लेयर को हम मौका देना चाहते थे, तो उसने विदाउट अंपायर को इन्फॉर्म किए वो बाहर आ गया। एक तो वो आउट डिक्लेयर हो गया, और सेकेंडली वो दोबारा बैटिंग के लिए नहीं जा सकता। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं इसमें एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि अगर बैट्समैन के साथ ऐसा हो रहा है और बैट्समैन को वापस बुला लिया जाता है ड्यू टू सम रीज़न कि ये अच्छा नहीं खेल पा रहा है, या फंस गया है, या इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, व्हाट अबाउट द बॉलर? अगर कोई बॉलर अपने 3 बॉल पे छक्के खा जाए और अगले 3 बॉल रहते हो, वो तो नहीं कर सकते। नहीं, थिंक अबाउट होल पिक्चर कि यार अगर एक बॉलर फंस गया है और अगर एक बॉलर को 3 छक्के पड़ गए हैं, हमने किसी बैट्समैन को बाहर इसलिए बुला लेते हैं ना, या स्ट्रेटेजिक उसको हम कहते हैं जी हम इसको रिटायर्ड हर्ड कर देते हैं क्योंकि इससे बॉल जाया हो रहे हैं, तो हम उस बॉलर को क्यों नहीं एक सवाल मेरा इनसे बनता है, चांस देते कि यार 3 बॉलों के बाद इसके 3 ओवर 3 बॉल को और कर ले। सिंपल ये गोड़ा पकड़ ले। नहीं, एक सवाल मेरा इनसे बनता है, मेरा इनसे ये बनता है कि भी मैच से एक दिन पहले या टॉस से पहले लकी कमेटी चलती है कि बीच में लकी कमेटी आ सकती है। बीच में आपने बॉलर की बात की, मैं इनसे पूछता हूँ 90s की टीम में वसीम, वकार, आप, मुश्ताक, उस वक्त अगर ऐसा कुछ होता कि ऐसे बॉलर तो तलवारें मैं ऐसी वैसी ठीक ठाक किस्म की और आप क्या बैटर में ये कर सकते थे उस एरा में? क्या जी? कि वापस बुला लें बैटर को, जैसे नहीं, उस वक्त नहीं होता था। उस वक्त हर किसी की ईगो बहुत हाई होती थी और हर प्लेयर ये कहता था मैं हर फेज में खेल सकता हूँ, और वो अपने आप को ट्रेन, मैं ये समझता हूँ एज ए बॉलर आपको हर फॉर्मेट, हर कंडीशन, हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार करना है। आई थिंक मैंने अगर डेथ बॉलिंग की है, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल खेला हूँ, 10 साल वनडे क्रिकेट में मैंने पावर प्ले में और डेथ बॉलिंग की है, 50वें ओवर भी किए। मैंने क्लब में बहुत ज़्यादा 50वां यानी 40वां ओवर, हम 40 खेलते थे, और T20 में मैं आखिरी 4 ओवर करता था। तो मेरा ख्याल है कि मुझे उस पर इतना वो कॉन्फिडेंस आ चुका था, अगर आप अपने आप को हर फेज़ के लिए तैयार नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि आप इस लेवल पे जाते हुए आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाएंगे, आपके अंदर डाउट्स ही रहेंगे। आपको मनूवरिंग भी आनी चाहिए, लेफ्टी राइटी का भी खेलना आना चाहिए, आपको हिटिंग भी मारनी आनी चाहिए, आपको पहला, दूसरा, तीसरा फेज भी। अगर फर्स्ट किया ओपनर खेल रहा है और वो बहुत अच्छा खेल रहा है और वो ऑल द वे जा रहा है, तो वो तो सारे फेजेस देखेगा ना। तो अगर आप ऐसे प्लेयर जैसे सईद अनवर, इंजमाम वगैरह, आपको पूरे फेजेस खेलने चाहिए। आई थिंक ये
बच्चों को नीचे लेवल पे सारे फेजेस में ट्रेन करना चाहिए। बाकी फिर आगे रोल डिफाइन कर दें उनके। ओके जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कल के 3 मैचेस पर डिस्कशन करते हैं। और हाँ, मेरी जो पार्टनर गायब हैं वो आज उन्होंने 11 घंटे लगातार काम किया है ऑक्शन में, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या हुआ और किस टीम ने क्या पाया क्या खोया। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गेम ऑन है।